तो आप देखोगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, और आप देखोगे सीपीआई आपने देखा, इससे पहले डब्ल्यूपीआई देखा, क्या है होलसेल प्राइस इंडेक्स। सीपीआई आप देखोगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और सीपीआई के अंतर्गत आपने 4 पार्ट देखे, उम्मीद है आप लोगों को याद होगा नहीं। और पूरी तरीके से फोकस करेंगे आज के टॉपिक पर, सीपीआई का पुनरीक्षण। 2011 में भारत सरकार ने एक नए सीपीआई की घोषणा की। नए सीपीआई की घोषणा की बोले तो सीपीआई ग्रामीण, सीपीआई शहरी, ग्रामीण बोले तो रूरल क्षेत्र के लिए, शहरी बोले तो अर्बन क्षेत्र के लिए, जो कि सीपीआई के अंतर्गत 4 पार्ट पर आपने फोकस करने का काम किया था, याद होगा, है ना जी। आईडब्ल्यू मतलब औद्योगिक मजदूरों के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए। नेक्स्ट सीपीआई यूएनएमई मतलब अर्बन शहरी लोगों के लिए, अर्बन नन मैनुअल एम्प्लॉय याद रखने का काम करेंगे। नेक्स्ट एएल बोले तो एग्रीकल्चर लेबर लोगों के लिए, और नेक्स्ट है आरएल रूरल लेबर मतलब ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के लिए। तो ये आप देखोगे, हमने आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ पर पूरी तरीके से 4 सेट है सीपीआई को, मतलब सीपीआई के 4 सेट है जो कि आपने फोकस किया, आईडब्ल्यू, यूएनएमई, एएल एंड आरएल, ठीक है। शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, खेतिहर मजदूर, एक और औद्योगिक मजदूर, खेतिहर मजदूर और औद्योगिक मजदूर। तो इसको ना याद भी रखना आसान है। कैसे? जैसे आप देखोगे यहाँ औद्योगिक मजदूर याद रखे ना जी, तो साथ में याद रख लीजिए खेतिहर मजदूर। औद्योगिक मजदूर बोले तो इंडस्ट्रियल वर्कर आईडब्ल्यू, खेतिहर मजदूर बोले आरएल रूरल हो गया। अच्छा रूरल याद रखे तो वहाँ पर आप शहरी भी याद रख लीजिए, शहरी बोले तो अर्बन याद हो गया, और अर्बन है तो उसके बाद यहाँ पर आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो एक खेतिहर, तो याद रखिए क्या क्या बोला गया, औद्योगिक मजदूर, खेतिहर मजदूर, ग्रामीण मजदूर और अर्बन, 4 याद हो गए ना जी। कभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कौन सा सीपीआई के अंतर्गत 4 सेट के अंतर्गत आता है या नहीं, तो औद्योगिक मजदूर है या नहीं है, बोले तो इंडस्ट्रियल वर्कर। खेतिहर मजदूर है या नहीं, एएल एग्रीकल्चर लेबर है। ग्रामीण मजदूर है या नहीं, रूरल लेबर है। अर्बन है या नहीं, तो अर्बन है। तो 4 तो याद हो गए। अब यहाँ पुनरीक्षण पर अगर फोकस किया जाए तो नए सीपीआई की घोषणा की सीपीआई ग्रामीण, सीपीआई शहरी तथा दोनों को जोड़कर एक राष्ट्रीय सीपीआई सी, जहां सी संयुक्त को इंगित करता है। इसी बीच पहले से विद्यमान चारों सीपीआई से संबंधित आंकड़े सीएसओ द्वारा प्रकाशित किए गए। सीएसओ बोले तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में एक ना एक होते ही होते हैं, ठीक है। और आधार वर्ष में बेस ईयर, बताओ अब तक कितने बार परिवर्तन किए जा चुके हैं, बेस ईयर में कितने बार संशोधित किए जा चुके हैं, तो 7, और अभी 7वां चल रहा है, जिसका बेस ईयर कौन सा है, 2011-12। लास्ट क्लास में पूरी तरीके से बता दिया गया जी, ठीक है। अब आधार वर्ष में भी परिवर्तन करके 2005 को 2010-11 किया गया है। फरवरी 2015 में सीपीआई को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पुनरीक्षित किया गया। इस पुनरीक्षण में आधार वर्ष में परिवर्तन के साथ ही अनेक पद्धति बोले तो मेथड मूलक परिवर्तन भी किए गए, ताकि सूचकांक इंडेक्स को अधिक ठोस बनाया जा सके। पुनरीक्षित श्रृंखला में जिन बड़े परिवर्तनों की शुरुआत की गई हैं वो आप देख सकते हो, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, अप्रोक्स 9 पॉइंट पे आप लोगों को फोकस करना है, क्योंकि बेस ईयर में भी परिवर्तन करने का काम किया गया। जैसे बेस ईयर 2010-11 से बदलकर 2012-13 कर दिया गया, जो कि रिवाइज जैसे अभी बोलोगे सर आपने 7 बताया, हाँ देखिए 7 का लिस्ट है, यानी
देखिए थोक मूल्य सूचकांक 7 बार संशोधित किए गए, ये WPI का है 11-12। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर बात करेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे तो 10-11 से बदलकर 12-13 कर दिया गया। इसका मतलब WPI का बेस ईयर 11-12 बोलो जी, और CPI का बेस ईयर 10-11 से बदलकर क्या कर दिया गया, 12-13 कर दिया गया। इसका मतलब याद रखोगे WPI तो फिक्स है, इसका बेस ईयर 11-12, और CPI का उससे पहले रखी था लेकिन अब उसके बाद हो गया है। उससे पहले WPI से पहले था लेकिन अब उसके बाद हो गया है। नेक्स्ट, सामग्रियों की टोकरी एवं उनका भार चित्र तैयार किया गया। ये सब किसके अंतर्गत बात कर रहे हैं, CPI के अंतर्गत बात कर रहे हैं, जिसमें संशोधित बोले तो रिवाइज्ड मिश्रित संदर्भ अवधि बोले तो जिसको बोलते हैं MMRP, मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड आंकड़ों का उपयोग किया गया। ये आंकड़े उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण CES कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे 2011-12 द्वारा राष्ट्रीय निर्देशन सर्वेक्षण NSS की 68वीं बैठक के पश्चात तैयार किए गए। याद रखोगे ये आंकड़े उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण CES, देखो उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण को क्या बोला जा रहा है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। कभी कभी ना यही सब फुल फॉर्म दे देता है जी, ये सब फुल फॉर्म जरूरी याद रखने का काम करे। MMRP मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, उसी को बोला गया संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि, ठीक है। और आप देखो 68वीं बैठक के पश्चात तैयार किए गए ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्रचलनों में के अनुरूप साम्यता बोले तो इक्विटी समानता स्थापित करने के लिए किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑन इंटरनेशनल लेवल अधिकांश खाद्य सामग्रियों के लिए कई छोटी संदर्भ अवधि तथा विरल उपभोग वाली, उपभोग बोले तो कंज्यूम है ना, कस्टमर लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं, तो विरल उपभोग वाली वस्तुओं के लिए लंबी संदर्भ अवधि रखने का अंतर्राष्ट्रीय प्रचलन है। CPI की पुरानी श्रृंखला के भार चित्र एक समान अवधि URF बोले तो यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड पर आधारित है। URF यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड पर आधारित है, जो कि CES 2004 से 5 द्वारा NSS की 61वीं बैठक के बाद बनाए गए। भार चित्रों में इस परिवर्तन के साथ भार संदर्भ वर्ष मूल संदर्भ वर्ष जिसका बेस ईयर के बीच अंतर, जो कि पुरानी श्रृंखला के अंतर्गत 6 वर्ष था, अब वह घटकर मात्र 6 माह रह गया। तो देखिए ये बात को सब तो आपने देखा, लेकिन क्वेश्चन पे थोड़ा सा क्लिक कीजिए तब थोड़ा सा बात भी समझ में आएंगे। सबसे पहला जितना भी फुल फॉर्म है उसको आप जरूर से जरूर याद रखें। दूसरा आप देखोगे कि कुछ कुछ बातों पर फोकस करने का काम करें, जैसे यहाँ पर आप देखो CPI की पुरानी श्रृंखला के बाद के क्वेश्चन आपके क्या होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो CPI की पुरानी श्रृंखला के भार चित्र एक समान संदर्भ अवधि है ना, देखिए URF है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। कभी कभी आप लोगों को एग्जाम टेस्ट लेंगे फुल फॉर्म ही डाल देंगे, ठीक है, आप फुल फॉर्म बाद में उस फुल फॉर्म पे डिस्कस करेंगे, लेकिन फुल फॉर्म पे याद रखें। तो क्या कहा जा रहा है कि इसका मतलब CPI की पुरानी जो श्रृंखला वो किस पर आधारित है, URF पर। किस पर आधारित है, URF। अब आपके एग्जाम में क्या करें, URF की जगह पर कुछ और लिख दे। तो याद रखिए CPI की जो पुरानी सीरीज है, जो श्रृंखला है, वो किस पर आधारित है, URF पर। URF का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, जो कि CES का फुल फॉर्म याद है क्या, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे 2004-5 द्वारा। तो बता कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे किसके द्वारा, 2005 द्वारा।
एनएसएस की 61वीं बैठक के बाद बनाए गए। अब सबसे बड़ा सवाल आपका कि उस श्रृंखला के अंतर्गत जो टाइम पीरियड था वो कितना वर्ष था, 6 वर्ष, लेकिन घटाकर कितना कर दिया गया है, 6 माह। देखिए पढ़ने के बाद क्वेश्चन पे फोकस करेंगे तब मजा आएगा, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब अगला सवाल, ये जो पुरानी जो है वो यूआरएफ मतलब सीपीआई की पुरानी श्रृंखला वो यूआरएफ बेस्ड है, ठीक है, और एनएसएस का कितना बैठक में बनाया गया, एक 61 बैठक में बनाया गया। कितने बैठक में बनाया गया, 61 में बैठक में बनाया गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 2011-12 द्वारा जो बैठक हुई वो कितना नंबर एनएसएस का बैठक था, 68वां, तो जाहिर सी बात है अगर आप देखोगे सीईएस का 2004-05 पे फोकस किया जा रहा तो 61वां बैठक होगा, और 4-5 के बाद 11-12 पे फोकस करेंगे तो बैठक तो लगभग एवरी ईयर होते हैं, तो वो बढ़ेगा ना जी। तो यहाँ पर बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, 68वां। तो आपको याद रखना सीईएस 2005 रहेगा तो एनएसएस की बैठक कितनी, 61। सीईएस 2011-12 होंगे तो आपके एनएसएस की बैठक कितनी, 68। नेक्स्ट, अब देखिए तीसरा पॉइंट पे फोकस कीजिए। तीसरा पॉइंट पे फोकस कीजिए, आप देखोगे पूरी तरीके से हम लोग फोकस क्या कर रहे हैं कि सीपीआई जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका जो परिवर्तन हुआ उस बात पे फोकस किया गया। तो पहला परिवर्तन क्या किया गया कि बेस ईयर जो 11-12 था, 10-11 था, वो क्या किया गया, 12-13। क्या किया गया, 12-13। जो बदलाव किया गया वो सीएस 2005 के द्वारा कितना नंबर बैठक, 61वां, और सीएस 2011-12 द्वारा कितनी नंबर बैठक, 68वीं, और 6 वर्ष था जो कि अवधि 6 माह कर दी गई। नेक्स्ट, समूहों की संख्या जो कि पुरानी श्रृंखला में 5 थी अब वह बढ़कर 6 हो गई। कितनी हो गई जी, 6 हो गई। तो समूहों की संख्या की पुरानी सीरीज में कितनी थी, 5, अब कितनी हो गई, 6। तो अच्छा ना, 6 ज्यादा दिख रहा है, 6 वर्ष था 6 माह हो गया, 5 थी श्रृंखला अब 6 हो गया, है ना। तो याद रखना आसान है कि जो वर्क हो रहा है वो 5, 6, 7 पे लगभग वर्क हो रहा है। अच्छा, पान, तंबाकू आदि को अब एक नए समूह में रखा गया। देखो आप पढ़ क्या रहे हो, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर बोले तो कस्टमर, और कस्टमर क्या क्या उपभोग करती है, क्या क्या सेवन करती है, तो आपका रहेगा खाद्य पदार्थ, रहेगा पान तंबाकू, दारू बियर, वोडका, वो सभी तो कंज्यूम में ही तो आ गए। खाद्य पदार्थ में तो चावल, आटा, गेहूं, सब्जी, हेन तेन, पनीर उन सब आ गया। तो आप देखोगे ये सब मनी इन्फ्लेशन टॉपिक चल रहा है। अब मनी इन्फ्लेशन आपको हमने बता दिया, बोले तो महंगाई को कंट्रोल करने का तरीका क्या क्या होना चाहिए। अब आप महंगाई कंट्रोल कब करोगे, जब आपको पता चलेगा कि अरे आपका इनकम कम है, खर्चा ज़्यादा हो जा रहा है, तो बताइए वहाँ पर आप कंट्रोल करने का काम करोगे कि नहीं करोगे। लेकिन आपके पास इनकम है और खर्चा अगर आप, तो देखो इनकम के साथ साथ आपकी आवश्यकताएं विलासिता में भी बदल जाती है। विलासिता समझ रहे ना जी, विलासिता समझ रहे ना। नहीं, आप जब रोटी और सब्जी से पेट भर सकते हैं तो रेस्टोरेंट में खाने की क्या जरूरत है यार। डेली रेस्टोरेंट चल रहा मतलब वो विलासिता दिख रहा है, मतलब आपका बहुत पैसा है, था सोचना नहीं है। जब आप साइकिल से आ सकते हो, पैदल आ सकते हो, तो आपको स्कूटी और कार से आने की क्या जरूरत है, बात समझिए। अगर आपका घर 10 मिनट दूर है तो पैदल भी चल सकते हैं, वो तो आपको क्या होगा, वो आपको शरीर के लिए भी तो अच्छा है। लेकिन कहा भैया तो बाइक हमेशा चाहिए, कार चाहिए। आजकल 2 रुपये का चीनी भी लेने के लिए जाना तो बाइक से लोग निकलेंगे, स्टार्ट किए, मतलब 10 रुपये का तेल जलाकर 2 रुपये का चीनी लेकर आएंगे। देखिए क्या है, विलासिता। ये सब मैनेजमेंट करने की जरूरत है कि अगर कोई काम से आप जा रहे हैं तो दिन भर का जो भी जरूरत के सामाने है घर का, या दूसरे दिन का जो है, आज ही गए लिख ली लिस्ट में और सब लेकर चल दिए, उससे क्या होगा कि आपका बचत। अब थोड़ा थोड़ा सामान के लिए आप तेल जलाओगे तो कहीं ना कहीं, बात को समझिए क्या करना चाह रहे, ये आप छोटे परिवार समाज में नहीं देखते हो, लेकिन पूरे केंद्र में लेवल पे सबसे ज्यादा फोकस करने का काम किया जाता है। तो आपका खर्चा से पता चल जाएगा आपका इनकम क्या,
नहीं, बोलते 20-30 हज़ार रुपये कमा लेते हैं और खर्चा आपका 20-30-50 हज़ार तक हो जाता है, इसका मतलब कि आपका एक्स्ट्रा इनकम भी है। हाँ, नहीं, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि समूह की संख्या में पुरानी श्रृंखला कितनी थी? 5, अब कितनी हो गई? 6। पान, तंबाकू आदि को अब एक नए समूह में रखा गया, इसलिए खाद, पेय, तंबाकू को बदलकर खाद एवं पेय कर दिया गया। पहले इस समूह का नाम क्या था? खाद, पेय एवं तंबाकू। अभी जैसे MHRD जानते हो ना, मिनिस्टर, मंत्रालय विभाग, उसका नया नाम क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। MHRD का जो क्या बोलते हैं उसको, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है ना, तो डेवलपमेंट, तो उसका नया नाम क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है। अच्छा, अब देखिए अंडा, जो कि पुरानी श्रृंखला में अंडा, मछली, मांस के उपसमूह के अंतर्गत आता था, अब एक अलग उपसमूह बना दिया गया। उसी के अनुसार पहले के उपसमूह को संशोधित करके, रिवाइज करके मांस एवं मछली बना दिया गया, है ना। मतलब मांस और मछली के अंतर्गत अंडा, मछली, मांस सब आ जाएगा। प्रारंभिक सूचकांक की गणना, मतलब जो पहला इंडेक्स का जो मेजरमेंट किया गया था वो किस आधार पर किया गया था? GM, शुरू से बताते आ रहे, GM कभी एकदम इंपॉर्टेंट है जी, है ना। GM, जियोमेट्रिक मीन का उपयोग कर की जा रही है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रचलनों के हिसाब से विभिन्न बाजारों के आधार मूल्यों से, मतलब बेस वैल्यू से संबंधित वर्तमान मूल्यों के प्राइस रिलेटिव्स पर आधारित होता है। पुरानी श्रृंखला में इस कार्य के लिए अंकगणितीय मान, देखिए यहाँ देखा जियोमेट्रिक मीन GM, और यहाँ क्या दिखा रहा है? AM, अरिथमेटिक मीन का उपयोग किया जाता है। तो पुरानी श्रृंखला में इस कार्य के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? AM का। ठीक है, लेकिन शुरू से किसका किया जा रहा है? GM। ज्यामितीय मान बोले तो GM, जियोमेट्रिक मीन का लाभ यह है कि आत्यंतिक मूल्य, मतलब एक्सट्रीम वैल्यू से कम प्रभावित होता है और सूचकांक के व्यापक उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता है। तो आप बताइए कि आपको ज्यादा फायदा क्या हुआ, AM से या GM से? GM से। क्यों? क्योंकि आपका जो एक्सट्रीम वैल्यू है उससे कम प्रभावित होता है और व्यापक उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता है। छोटा सा एग्जांपल लीजिए ना, सीधी सी बात है, आपके पास 20 रुपया ही है, डेली आपको सब्जी लेकर आना है। किसी दिन अगर 40 रुपये किलो हो गया तो उस दिन कितना आप लेकर जाओगे? आधा किलो लेकर ही जाओ, उसे मैनेजमेंट करने का काम करो। लेकिन आपके पास बहुत सारे इनकम है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, 20 रुपया किलो हो जाए या 200 रुपये किलो हो जाए। जैसे प्याज का दाम देखोगे, कभी 10 रुपये किलो तो कभी 200 रुपये किलो भी हो जाता है। तो जो जनरल खाने वाले लोग हैं वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, उसके जगह मूली यूज कर लेते हैं, उसके जगह गाजर यूज कर लेते हैं। बात को समझिए। लेकिन जो सैलरी, जो अच्छा इनकम वाले लोग हैं वो क्या करते हैं? कोई बात नहीं, ले लो भैया, नहीं। अच्छा, उसके बाद कभी कभी आप देखोगे नॉनवेज से ज्यादा वेज महंगे हो जाते हैं, नॉनवेज से ज्यादा वेज महंगे हो जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर फिर फोकस हो जाता है, नॉनवेज लोग ज्यादा खाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वेज से कम सस्ता है। तो वहां पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास लिमिटेड इनकम है। तो लिमिटेड इनकम है तो वहां पर फोकस क्या करोगे कि आपका जो इनकम है उस पर आप किस खाद्य पदार्थ को खरीद लेते हो। बात को समझिए। ये हम जो भी है ये इकोनॉमिक लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लैंग्वेज में ही आपको लिखना पड़ेगा। ये जो एग्जाम्पल आपको समझने के लिए सही है, लिखने के लिए सही नहीं है। जैसे देखिए अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना, बहुत सारी अन्न योजना चलता है। जैसे BPL वालों के लिए जो गरीबी रेखा के नीचे है, वहां पर आप देखोगे कोटा से क्या बोलते हैं, PDS बोलते हैं ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, PDS जो दुकानें होती है वहां से चावल गेहूं कम दामों में मिल जाते हैं। अभी आप मार्केट से लेने जाओगे 20 रुपया प्लस, 20 प्लस मिलता है किलो, नहीं। लेकिन PDS से आपको 2 रुपया किलो चावल, 2 रुपया किलो, 1 रुपया चावल गेहूं सब मिल जाता है कि नहीं मिल जाता? सोचिए, कहा 20, 25, 30 रुपया किलो चावल गेहूं और कहा 1-2 रुपया किलो चावल गेहूं, मायने रखता है कि नहीं मायने रखता? तो यहाँ पर अंत्योदय अन्न योजना उसी तरीके से सब तरह का अलग अलग योजना के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली, देखिए वही PDS,
को वस्तुओं का मूल्य भी पीडीएस आइटमों को सूचकांकों में शामिल किया गया। और पीडीएस के अंतर्गत पहले लोगों को केरोसिन तेल भी मिलते थे, चीनी भी मिलते थे, ठीक है, लेकिन अभी केरोसिन तेल नहीं मिल रहा है, चीनी नहीं मिल रहा है, चावल, गेहूं, नमक मिलता है नहीं, पहले जैसे जब हर मंथ मिलता था, अभी हमको लगता कभी आया तो मिला नहीं तो, लेकिन चावल, गेहूं, नमक ये, हाँ। फिर अभी दाल, ठीक है, दाल जो कि 80 रुपया किलो, हमको लगता है 5 या 10 रुपया में किलो मिला। अच्छा, यह पुरानी श्रृंखला में एपीएल बोले तो एबव पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से ऊपर है, एबव पॉवर्टी लाइन। बीपीएल बोले तो बिलो पॉवर्टी लाइन के मूल्यों के अतिरिक्त हैं। अब जैसे देखिए मकान किराया सूचकांक निकाला गया, ठीक है, मतलब इंडेक्स। इसके लिए मकान किराया सूचकांक एकत्रित करने के लिए निर्देशन के आकार, सैंपल साइज जो कि पहले 6684 था को बढ़ाकर दोगुनी यानी 13368 कर दिया गया। उपसमूह, समूह तथा मतलब उपसमूह बोले तो सब ग्रुप, समूह बोले तो ग्रुप, तथा समान सूचकांक बोले तो जनरल जो इंडेक्स होता है उसके लिए अखिल भारतीय सीपीआई में दोनों के लिए लिया गया है, गांव का है और शहर का है, जो कि पुरानी श्रृंखला के लिए विमुक्त किया गया था। उसके अलावा अब अखिल भारतीय आइटम को भी उपलब्ध कराया गया है। उपभोक्ता खाद्य समूह सूचकांक को निम्नलिखित उप समूहों के सूचकांकों के भार युक्त औसत के रूप में संकलित किया गया है। जैसा कि पुरानी श्रृंखला में प्रचलित था, केवल भार को पुनरीक्षित किया गया। तो देखिए यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन कितने सारे निकल रहे हैं। जैसे आप देखोगे कि सबसे अच्छा कौन सा मीन है, जियोमेट्रिक या अरिथमेटिक। जियोमेट्रिक। अगर आपको पूछे जाए कि सूचकांकों का व्यापक को उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने में सबसे अहम योगदान किसका, जियोमेट्रिक। देखिए आप क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं, तो पढ़ने के साथ क्वेश्चन पे फोकस करेंगे तब समझ में भी आएगा कि अच्छा, अगर यही लगातार हम क्वेश्चन करते चले ना तो आप लोगों को हम आगे अगर नहीं भी बताए तो चले कोई बात नहीं। जैसे बहुत सारे बच्चे लोग एडमिशन लिए हुए हैं, सर ऑफलाइन के बाद स्टार्ट करेंगे, तो क्लास बढ़ने के साथ साथ आपको जब तौर तरीका समझ में आ जाता है कि पढ़ने के साथ हम क्वेश्चन को कहाँ से पकड़ेंगे, तो वो फिर हम वो क्वेश्चन एराइज करके हम टाइम पास करने का काम नहीं करेंगे। अब बाद में जो क्लास ज्वाइन करेंगे छठ के बाद, छठ में भी तो क्लास ले रहे हैं, तो उसमें क्या क्लास भरेंगे, पता चलेगा वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। रीजन यही सब होते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो नेक्स्ट यहाँ पर फोकस हम लोग करेंगे क्या, स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन पर।